नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और अब फिर से हम मार्केट पे आज चर्चा करेंगे। पूरे हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते या और उससे थोड़े पिछले हफ्ते में चले जाइए, हर समय की एक ही दिन भर की स्टोरी है और उसका नाम है मिड कैप। मिड कैप में जिस तरह से तेज़ी बनती हुई दिख रही है सरकारी कंपनियों में, अलग अलग सेक्टर्स में, पावर सेक्टर्स में, वो अनबिलीवेबल है, ज़बरदस्त तेज़ी है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये एक्चुअली फंडामेंटल तेज़ी है या सिर्फ वैल्यूएशन कैचअप की रैली है या लिक्विडिटी की रैली है, क्योंकि जो बड़े वाले इंडेक्स हैं, बड़े वाले स्टॉक हैं, वो चलने को तैयार नहीं है और मिड कैप रुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में बहुत सारी थ्योरीज आती हैं। कोई कहता है कि बहुत महंगे हो गए हैं, अब इनसे दूर हो जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी कहाँ हुआ है, एक सेक्टर चलता है फिर दूसरा रुक जाता है। तो मिड कैप की ये कहानी क्या है? क्या वाकई बहुत महंगे हो गए, हमें सावधान हो जाना चाहिए, या नहीं अभी भी आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे और ये रैली कंटिन्यू रहेगी? इसी पर हम बातचीत करेंगे और कई सारे नंबर्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये मिड कैप का पूरा खेल क्या है, क्योंकि हर बार अगर निवेशक कहाँ जलता तो मिड कैप में ही है। तो आज इसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इस पूरी चर्चा में आज सिर्फ मिड कैप सेक्टर्स, उनके वैल्यूएशंस, उनके तरीके, इन सब में हम बातचीत करेंगे और आपको नंबर्स के जरिए दिखाएंगे कि कैसे कैसे स्टॉक्स में क्या ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। और एक 2008 और 2023 के बीच में मैं एक कंपैरिजन भी आपके सामने रखूंगा कि जो लोग बहुत नंबर क्रंचिंग करते हैं उनके लिए भी कुछ फूड है कि वो देखें और उसको समझने की कोशिश करें। तो हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपको परिचय कराता हूँ, अभय जी, वाइपर सेरिका के फाउंडर, सीईओ, मालिक। अरुण जी हैं, अरुण जी भी हैं कैप ग्रो के मालिक, फाउंडर, सीईओ, जो भी आप समझना चाहें। और तीसरे हमारे हैं पंकज जी, जो दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे स्टॉक पिकर हैं और मिड कैप में तो महारत हासिल है। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरुण जी अमेरिका घूम के आए अभी? जी बिल्कुल। महीने भर कम से कम रहे हैं। क्या सर वहाँ क्या माहौल है? अमेरिका बड़ा इंटरेस्टिंग फेज से गुजर रहा है। वहां पर दो नैरेटिव्स हैं इस वक्त। एक है कि इतने 11 रेट हाइक्स हो गए हैं जो कि लास्ट 20-30 साल का रिकॉर्ड है, उससे क्या रिसेशन आएगा या नहीं आएगा। दूसरा नैरेटिव ये है कि यूएस इकोनॉमी काफी रेजिलिएंट है। दो कैंप्स बने हुए हैं एंड द डेटा पूरा मिक्स्ड है। कंज्यूमर स्पेंडिंग अभी हाईएस्ट है, जीडीपी लेवल प्री पेंडेमिक लेवल को क्रॉस कर चुका है। और कंज्यूमर स्पेंडिंग इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट लोएस्ट है। हम सब सुनते रहते हैं आईटी कंपनीज ने ये सब इतने लोगों को ले ऑफ्स किया, ये किया। एक्चुअल में उन्होंने रिक्रूट भी बल्क में किया था और उसमें से थोड़ा बहुत जो एक्सेस आपका स्टाफ था वो निकाल दिया। तो वहां पर कंज्यूमर स्पेंडिंग इज डूइंग वेरी वेल और दैट इज रीजन क्या है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत स्ट्रांग है। जब आपके पास जॉब होगी तो आप स्पेंड भी करेंगे, सेविंग तो वहां पर वैसे ही कम है। तो ये दो कैंप में, और अभी भी रियल एस्टेट प्राइसेस सॉफ्टनिंग नहीं हो रहे हैं, जबकि 11 हाइक हो चुके हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट में थोड़ा पेन जरूर दिखना स्टार्ट हो गया है। क्या नेक्स्ट 12 महीने में रिसेशन आएगा? मेरा पर्सनल ओपिनियन, जब मैंने पूरा यूएस में ग्राउंड पे बाय रोड ट्रेवल किया, मुझे नहीं लगता ऐसा आएगा। अच्छा, मैं तो अरुण जी की बात पे बिलीव इसलिए करूंगा कि जब आप किसी से बहुत डीप खुद ही घुस जाते हैं ना, तो आपको क्या नज़र दोष हो जाता है। दूर से बैठ के देखो समझ में आता है। 7% पर होम लोन है वहाँ पे, टू बी स्पेसिफिक 7.12, और भारत में 9.5% है। 7% होम लोन में अगर वहाँ प्रॉपर्टी बिक रही है और नीचे नहीं आ रही, तो आप सोचिए किस तरीके की तेज़ी है। और 1.5 नौकरी वहाँ हर आदमी के लिए अभी भी अवेलेबल है। जोल्ट का डेटा कहता है 1.5, हम और आशीष एक दिन सोच रहे थे कि वहीं चलें क्या। 1.5 नौकरी तो कुछ तो मिल ही जाएगा हम लोगों को। ये इंटरेस्ट रेट और जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, नॉर्मली पास्ट में ये देखा गया, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। इस बार दोनों डिस्कनेक्ट है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ ही नहीं रहा है। तो आपने वहाँ कुछ ले लिया क्या, खरीदा? नहीं। पक्का? मुझे तो लग रहा है दिलचस्पी ली तो कुछ खरीद लिया वहाँ पे। एक दो जगह तो मैंने ऐसे देखा, एक हाउस ऑन सेल था, जब मैं 10 दिन बाद दोबारा उस डीसी एरिया में गया, वो हाउस बिक चुका था। क्या बात है, 10-10 दिन में बिक ये ऑन द ग्राउंड की सिचुएशन है। ओके। और महंगाई क्या हाल है वहाँ पे? महंगाई थोड़ी बढ़ गई है। महंगाई जो मैं पहले 3 साल पहले गया था, अभी आपको पार्किंग चार्जेस, फूड चार्जेस थोड़ा महंगा है, बट
एम्प्लॉयमेंट जब तक स्ट्रांग रहेगा ना, मुझे नहीं लगता ये कंज्यूमर मतलब जो पहले आपने 3 साल खर्चा किया उससे 30% ज्यादा खर्चा किया है, ऐसा। देखा, ये देखो, ये पल्स अनुराग जी कहाँ बताते हैं। अनुराग जी तो डीपली उसमें अंदर है, वो तो कहते हैं सब बहुत महंगा हो गया, मेरी सब्जी बहुत महंगी हो गई। फेडरल रिजर्व से बात करते हैं। वो सिर्फ फेडरल रिजर्व से बात करते हैं। पंकज जी को जोड़ेंगे, लेकिन पहले ये बताइए अभय जी, क्या हो रहा है मिड कैप में? ये मिड कैप की हम लोगों ने एक पढ़ाई की, देखा तो एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम जवानी चढ़ी हुई है, एकदम रुकने का नाम ही नहीं है, कुछ भी कर लो आप। ऐसे ऐसे स्टॉक है जो रोज 10-10% चलते हैं। खबर ऐसी आ रही है जिसमें कोई बहुत बड़ा उससे चेंज नहीं होने वाला, लेकिन नाम आ गया तो इसलिए फिर चलेंगे। क्या हो रहा है मिड कैप में? देखिए, पूरा सेगमेंट की अगर एक बात करें, पहले स्टॉक स्पेसिफिक आते हैं बात हाँ, में। स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, पहले तो मिड कैप दुनिया से आई है हमें। तो मिड कैप में क्या एक दो तीन चीजें हुई नीरज जी। एक तो मिड कैप सेगमेंट ने पिछले 5 से 7 साल में बहुत अंडर परफॉर्म किया लार्ज कैप्स को। तो आप देखें, जो एक बड़ी रैली हुई थी 2017 में, उसके बाद करेक्शन भी आया था, तो तब से लेके अब तक मिड कैप स्मॉल कैप ने एज एन इंडेक्स लेवल निफ्टी को, लार्ज कैप्स को 5 से 8% अंडर परफॉर्म किया। और अब जब हम देखें, जो निफ्टी का हाई बन गया था अभी 3-4 महीने पहले, और अब मिड कैप और स्मॉल कैप का हाई बना है। तो ये जो मैं देखता हूँ, ये जो पूरे सेगमेंट की एक ये रैली हुई है, ये कैचअप रैली है। वो 5 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद 3 महीने में हो गई। पर मार्केट ऐसा ही है, आपने भी देखा है, मार्केट कोई ऐसा लीनियर नहीं जाता, या ऐसे वो जाता है ऐसा, फिर शार्पली कैचअप करता है। तो एक तो ये कैचअप रैली है। मतलब जैसे 2-3 दोस्त बैठे कहते हैं 2-3 लगाओगे लेवल पे आओ। हाँ। वो वाला। वो लेवल पे आए हैं। अभी लेवल पे आए हैं। अभी बिल्कुल ठीक बात है नीरज जी, अभी हम लेवल पे आए हैं, एट पार आए हैं। और इसमें कोविड के बाद इन्वेस्टर्स के लिए मिड कैप स्मॉल कैप की अपॉर्चुनिटी स्पेस भी बढ़ गए। क्योंकि अगर मैं खुद देखूं एज अ फंड मैनेजर, कोविड के पहले 50-100 स्टॉक होंगे जो रियली हम मीडिया स्मॉल कैप में ले सकते थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्क्लोजर्स, ट्रांसपेरेंसी, प्रमोटर बैकग्राउंड, सब। पर उसके बाद से बिजनेस जो रिस्ट्रक्चर हुए, उसके बाद से वो स्पेस भी बढ़ के 300 से 400 स्टॉक आ गया है, जो फंड मैनेजर्स देख सकते हैं उस स्पेस को। तो इसमें इतना कैचअप है। और दूसरा, एक जैसे हम फॉरेन इन्वेस्टर से भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि यार देखो, आपके लार्ज कैप्स तो हो गए, वो तो ग्लोबल मल्टीपल पे चल रहे हैं। HDFC बैंक ले लें, बजाज फाइनेंस ले लें, ये तो मतलब दुनिया के पी मल्टीपल बेसिस पे JP मॉर्गन से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपके इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगे हैं, 4 टाइम एम्बेडेड बुक वैल्यू पे चल रहे हैं। अब ये बताओ कि आपके पास ग्रोथ स्टॉक में, ग्रोथ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? और फिर उसको देखूं, अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप पे इंडेक्स में, तो अभी भी 24-25 टाइम के पी मल्टीपल पे है हमारा मिड कैप स्टॉक। और उसको सामने अगर हम देखें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उसके, तो मुझे नहीं लगता फ्रैंकली कि एट अ स्पेस लेवल हम बड़ा ओवर प्राइस हो गए। कैचअप रैली हुई है, आसान पैसा बन गया है। अब इन्वेस्टर्स को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो क्लियर ग्रोथ दे रहे हैं और वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्टर्स पैसा वहाँ खोते हैं जहाँ पे वो ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, कि किसी ने बोला ये ले लो, फिर मैं वो ले लूँ, और वो ऑलरेडी चल चुका है, और फिर उसके बाद फिर वो करेक्शन फेज में चला गया। तो मिड कैप स्मॉल कैप ऐसा सेगमेंट में जो आपको लार्ज कैप से ज़्यादा पैसा बना के देगा रिटर्न में, पर आपको एक होल्डिंग पीरियड लंबा रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो वॉलेटाइल भी है। जहाँ पार्टिसिपेशन बढ़ता है, प्राइस ऊपर जाते हैं, फिर पार्टिसिपेशन कम होता है, प्राइस गिरते हैं, लिक्विडिटी इतनी होती नहीं है। पर ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में 4-5 साल में इवन आउट हो जाती हैं। तो आप हिस्ट्री भी देख लीजिए, जो स्टॉक्स अभी चले हैं, उन्होंने सरकारी स्टॉक्स देख लीजिए आप, जितने चले हैं, जबरदस्त रैली। पर इन स्टॉक्स ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया था। तो ऐसा नहीं है कि ये साल दर साल ये रिटर्न बना रहे हैं, वो 10 साल की कैचअप रैली अब आ रही है। एनटीपीसी की लिस्टिंग अभी हुई है। हाँ, 10 साल पहले, बिल्कुल। कोल इंडिया को देख लीजिए, अभी कुछ कोई नहीं चले थे। आप डिफेंस स्टॉक्स देख लीजिए, कितने सालों साल मिश्रा धातु, कोचिन रिफाइनरी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भेल जैसे कंपनी ऐसे ही पड़ी हुई थी। पर अब सडनली वो कैचअप रैली आई है उसमें। तो इस तरह सेगमेंट बाई सेगमेंट हो रहा है। पर अच्छी खबर ये है नीरज जी कि अगर इन्वेस्टर्स काम करना चाहें तो फिर भी ऐसे स्पेसेस हैं जो अभी भी अनकवर्ड हैं, या जिस पे इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं गया है, जिस पे अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो अरुण जी, क्या हम लोगों को ये अपना नजरिया बदलना चाहिए? हम तो अभी वही पुराने ढंग से देखते हैं, अरे मिड कैप 3 दिन चल गया भाई, बहुत महंगा हो गया, अभी बहुत महंगा, ऐसा हो रहा है क्या? ये एक्चुअली हम लोगों को देखने का नजरिया बदलना चाहिए। और अभय जी जो कह रहे हैं उस तरह से आप समझे। जो अभय जी ने कहा काफी हद तक मैं उसमें सहमत हूँ। उसमें ये है कि लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस ना, मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जब
स्मॉल कैप मिड कैप चलना शुरू होता है, जब चल चुका होता है तब घुसता है। तो उसके बाद से जब लिक्विडिटी ड्राई होती है, नीचे आते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी खराब रहा है। और लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इतना फोकस नहीं करते। स्मॉल मिड कैप में आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फोकस वो एक सिंगल मोस्ट क्राइटेरिया है। आप ये मानिए कि इंडिया एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे है अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल। उसमें लार्ज कैप 10 लाख 12 लाख करोड़ वाली कंपनी डबल होने में टाइम लगाएगी, बट ये जो स्मॉल मिड कैप है इनको वो एक्चुअली जो ग्रोथ है उसको काफी अच्छा कैप्चर कर सकते हैं। तो उसमें आपको मल्टी बैगर्स मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने कुछ जो इन्वेस्टमेंट जो हमारी जो चेकलिस्ट है उसको चेक किया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया, आपने उनकी कैपिटल एफिशिएंसी देखी, आपने उनका ग्रोथ देखा। अदरवाइज काफी स्टॉक्स, मैं ये कहूंगा जैसा आपने जो कहा स्मॉल मिड कैप में थोड़ा बहुत फ्रॉथ आ जाता है, स्पेकुलेशन आ जाता है, क्योंकि वहां पर रोज स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर काफी उसके अंदर जल्दी निवेश कर जाता है और वहीं अपने हाथ जला बैठता है। ओके, तो टेम्पटेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। वैल्यूएशन पे ध्यान रखें, वैल्यूएशन क्योंकि पे जो पैसा बनता है मिड कैप स्मॉल कैप में वो ठीक टाइम पे एंट्री से बनता है और पेशेंस के साथ। अगर आप, वही मैं कह रहा हूं कि अगर ट्रेडिंग करने की कोशिश करें कि आज मैं 700 पे ले लूं, 4 दिन में 800 पे निकाल दूंगा, वहां पे फंस जाते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेडिंग के लिए नहीं है, मतलब उसमें लिक्विडिटी नहीं है, पार्टिसिपेशन कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो मिड कैप स्मॉल कैप को दोष देने के बजाय इन्वेस्टर्स को खुद अपना बिहेवियर चेक करना चाहिए कि वो कोई स्टॉक ले रहे हैं तो क्या उनका 4 से 5 साल तक का पर्सपेक्टिव है उस स्टॉक के ऊपर कि नहीं है। इतना पेशेंस नहीं है। तो फिर मुझे लगता है फिर मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहें तो 5 साल बता। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज टू बी ब्लेम्ड। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना जिसमें स्टॉक आइडियाज आते हैं, एग्जिट होते हैं, उसको ब्लेम करना है। उसमें लोग क्या सोचते हैं कि हम जल्दी से अपना मुनाफा कमा लें, वैसा लॉन्गर टर्म में कभी नहीं ऐसा होता है। मनी मेकिंग इज नॉट इजी, तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप स्मॉल मिड कैप रैली में खेल सकते हैं। ओके, पंकज जी आइए सर, स्क्रीन पर आइए सर। क्या आपको लगता है कि मिड कैप की दुनिया इस समय महंगी हो गई है, लोगों को डरना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए? हमारा कन्वेंशनल नॉलेज ऐसा बताता है। नमस्कार नीरज जी। देखो, डरना तो जरूर चाहिए, लोगों को सावधान भी जरूर रहना चाहिए, चाहे वो इस टाइप का मोमेंटम वाला बुलिश फेज हो या जनरल फेज हो। क्या ये रैली पूरी तरह एक्सूबरेंस में आ गई है? क्या ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ गई है कि जहां पर एक सीरियस करेक्शन राउंड द कॉर्नर है? कहना मुश्किल है। आई वुड स्टिल से कि वी आर स्टिल पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड बुल फेज। अगर हम जैसे मैं देख रहा था, कुछ फिगर्स देख रहा था कि अगर हम देखें जिस टाइम जो मिड कैप सेगमेंट है करीब 23-24 पीई पे चल रहा है, स्मॉल कैप सेगमेंट है शायद इस टाइम 16.5-17 की पीई पे चल रहा है। सो बहुत एक्सूबरेंस वाले लेवल्स नहीं है। अगर हम लाइफ टाइम हाई से देखें तो शायद अभी भी हम 25 से 30% दूर हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। और लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है, इट्स बैक बाय डिसेंट फंडामेंटल्स। काफी सारे रीजंस हैंगे, फॉरेन लिक्विडिटी आ रही है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी आ रही है, एक फीलिंग ऑफ फोमो हैगी मार्केट में, एंड लाइक वी हैव बीन गेटिंग लॉट्स ऑफ से रिक्वेस्ट कि जो हमारा पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ था, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो चाहे लार्ज कैप स्टॉक्स में हो, कि व्हाई डोंट वी कन्वर्ट दिस इनटू मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स फॉर सर्टन मंथ्स। क्योंकि अगर हम देखें पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें, अगर किसी का पैसा फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, हिंदुस्तान लीवर, इनमें लगा हुआ था, टॉप क्वालिटी स्टॉक्स टॉप 10 टॉप 20 में आते हैं, तो हार्डली 5-7% का रिटर्न बना होगा। बट किसी का अच्छी क्वालिटी में मिड कैप में लगा हुआ था, आई एम नॉट गोइंग अप टू स्मॉल कैप, तो शायद उससे 30 से 40% का रिटर्न मार्केट में मिला। सो डेफिनेटली वन फील्स वेरी जिटरी अगर कोई बहुत सुपर कमिटेड लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर नहीं है। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, हमारे कलीग बात कर रहे थे कि कम से कम 4-5 साल का नजरिया होना चाहिए। एब्सोल्युटली, आई थिंक ऑन अ थ्योरेटिकल बेसिस एक लॉन्गर टर्म नजरिया होना चाहिए 3 से 5 साल का। बट व्हाट वी हैव सीन ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस, जो हम रोज देखते हैं, जिस तरह की यंगर जनरेशन मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जो जिसको हम बोल सकते हैं बिटकॉइन वाले इन्वेस्टर जो मार्केट में इन्वॉल्व है, शायद मे बी दे आर नॉट रेडी टू वेट फॉर 3 to 5 years। और हमने एक जो म्यूचुअल फंड्स में या एक जनरल एक स्टॉक मार्केट में एक जो डाटा देखा है कि जनरल इन्वेस्टर ऑन अ ब्रॉडर बेसिस
शायद 1 से 2 साल से में मार्केट में नहीं रहता है, नहीं टेंड्स टू टर्न, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में हो. सो ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस मेरे को लगता है कि पीपल आर हियर टू चेज द मोमेंटम, और मार्केट में भी मोमेंटम है, और मेरे को नहीं लगता कि अभी हम उस फेज पे आ गए हैं कि जहां पर सीरियस करेक्शन राउंड द कॉर्नर है. इट जस्ट दैट one has to be careful. जो what we have been telling our clients, our investors, कि be little more vigilant. Small cap में there are many kind of stocks, penny stock, closer to penny stocks, या very small micro stocks, जो without any reason they are just running because of frenzy, just because we missed the bird of good quality mid cap stocks. तो let's get into small cap stock या macro. तो उसमें थोड़ा सा हमारे को सचेत रहना पड़ेगा. बड़ी सीरियस सेक्टर रोटेशन भी चल रही है. जैसे ऑफ लेट व्हाट वी हैव सीन, अगर लास्टली देखें पिछले 3-4 दिन की बात करें, आई थिंक पेपर सेक्टर हैज कम इनटू द पिक्चर. और जैसे एंड इट्स फॉर रीजंस, देयर आर सम काइंड ऑफ रीजंस. आई वाज सिटिंग विद वन ऑफ द पेपर एक्सपर्ट, वो मेरे से शेयर कर रहा था कि मिस्टर पंकज, जो गवर्नमेंट ने जिस तरह का पूरा एक सिलेबस चेंज कर दिया है, तो उसमें सारी बुक्स रीप्रिंटिंग के लिए शायद जाने वाली है, और बड़ी सीरियस डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेपर इंडस्ट्री में. सो दोस काइंड ऑफ चर्निंग दे आर टेकिंग प्लेस. तो मेरे को लगता है कि अभी एक्सूबरेंस है मार्केट में, बट अभी भी मेरे को लगता है कि अभी बहुत सुपर फ्रॉथ नहीं है, एंड वी हैव सम मोर डिस्टेंस टू गो. पंकज जी ने एक बहुत अच्छी बात की और आप लोगों ने भी कही, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्यों हमें अपना नजरिया थोड़ा सा बदलना चाहिए. लेकिन पहले जो नंबर स्क्रीन चले ना, एक बार समझा दें. जैसे आप देख रहे होंगे जो नंबर हम दिखा रहे हैं स्टॉक के, कि मजगांव डॉक 236%, बीएससी 200%, ये सब मैं सिर्फ 1 अप्रैल से ले रहा हूँ. फैक्ट आपको ये 150% सिर्फ अप्रैल से दिख रहा है. 50 रुपये का स्टॉक था, 550 में बिक रहा है, 10 गुना हो चुका है ये 2-3 सालों में. ऐसे ही एमएमटीसी देखिए, बीएससी को देखिए, ये सिर्फ मैं आपको इस फाइनेंशियल ईयर के नंबर दिखा रहा हूँ. अब मैं आप लोगों को एक नंबर दिखाना चाहता हूँ. पहले वो वाला नंबर दिखाइए मुझे, स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप वाला. ये नंबर थोड़ा समझने वाली मज़ेदार चीज़ है. कैसे दोनों चलते हैं. जैसे ये देखिए, अब 11 जनवरी 2008 को स्मॉल कैप इंडेक्स था 12,694 में, और सेंसेक्स था 20,000 में. अगली डेट है 6 मार्च 2009. तो लगभग कितने हो गए, 13 महीने. 13 महीने में स्मॉल कैप कहाँ 12,000 से गिर के 3,000, 75% उड़ गया. ठीक है, सेंसेक्स आधा हुआ, वो 50% गिरा, ये 75% वो क्राइसिस आई थी. फिर आप 10 नवंबर को आइए. 10 नवंबर को देखिए, वो 3 से 11,000 हो गया, चला भी वैसे ही है, और सेंसेक्स सिर्फ डबल हुआ. फिर तीसरे में आइए आप 19 अगस्त वाले में, इसमें देखिए फिर आधा हो गया, और वो जो है नहीं गिरा ज़्यादा. इसी तरीके से 2-3 प्लेट और सारी दिखा दीजिए. इस प्लेट को या इस डेटा को समझाने का या रखने के सामने मकसद ये है कि दोनों के मूवमेंट जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप के हैं वो अलग अलग है. तो अगर आप स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं, तो जैसे हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उसमें एंट्री पॉइंट आपका अगर गलत हो गया, बिल्कुल, तो आपको नुकसान हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं, वो अगर मान लीजिए आप पेशेंस है आपके पास और आपका स्टॉक 75% गिर गया है, बेटर ही अगर आपने अच्छा स्टॉक लिया वो फिर 4 गुना होगा. तो टाइम वैल्यू प्लस राइट पॉइंट ऑफ एंट्री और अच्छी क्वालिटी का स्टॉक. तो ये कहानी इसलिए मैंने दिखाई कि आप एंट्री और एग्जिट पे कैसे कैसे करते हैं वो समझिए. एक और दिखाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. दूसरा दिखाइए आप जरा मुझे कि मार्केट का जो सेटअप है वो भी मैंने कंपेयर किया है 2008 से 2023 में. अब ये एकदम लेटेस्ट डेटा है. क्या हमारा मार्केट सेटअप कह रहा है. ट्रेलिंग पी देखिए, 2008 को निफ्टी का पी था 12, 12.5, और आज कितना है 22. ठीक है, बुक वैल्यू देख लीजिए, वो भी 2.5 से अभी 4.5 है. मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है, उस समय 54% था, आज 109% है. फिर जब हम और इसके अंदर डेटा में जाते हैं, स्टैट्स लेते हैं कि उस समय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या था 2008 के पीक में. सेम है दोनों, लगभग 76%. वो भी है, ये भी है. क्रेडिट ग्रोथ उस समय 28% थी, अभी 16.5 है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है. एक्सूबरेंस जो उस समय हुआ था फ्री मनी वाला, वो भी यहाँ पे नहीं हुआ है. एफपीआई का फ्लो उस समय 52-53 हज़ार रुपये घट गया था, और इस बार हम लोगों ने करीब 2 लाख करोड़ अब तक ले लिया है अंदर. इस आंकड़े को दिखाने का मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं कि बड़ा महंगा हो गया है, तो अगर आप इस स्टैट के थ्रू जाएं तो ये स्टैट ये बताता है कि जो आपका क्रेडिट ग्रोथ का नंबर है वो अभी बहुत नीचे है. 22 का वैल्यूएशन 28 और 16 के वैल्यूएशन के बीच में है एकदम. तो बहुत महंगा मार्केट आप नहीं कह सकते हैं. तो ये डेटा दिखाने का मकसद यही था. बॉन्ड यील्ड देखिए आप, सब कुछ सेम चल रहा है. तो
एक्सट्रीम कॉशियस होना चाहिए आपको, लेकिन जैसा कि अब अरुण जी कह रहे हैं कि बहुत बहुत महंगा नहीं, वो बीच में ही है। तो इन दोनों डेटा को मैंने इसलिए दिखाया कि लोगों को मन में संतोष हो जाए कि हवा में बातें नहीं कर रहे, फैक्ट पे बातें होंगी। अब मैं ये जो कह रहा था, जो आप लोग तीनों ने कहा, जैसे BHEL का उदाहरण लें, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई इसमें नहीं, समझने के लिए। आपको याद होगा 2008-9 में चाइना से बहुत सारे टरबाइन मोटर ये सब आने लगे, पावर सेक्टर के लिए। तो BHEL जो एक समय बिल्कुल राइजिंग स्टार था, वो एकदम ध्वस्त हो गया, जमीन पे आ गया, वो मरा पड़ा रहा। 15-16 साल तक उसने आउट परफॉर्म किया नहीं किया। अब जाके उनके पास 1 लाख करोड़ की बुक बन रही है, फिर डिफेंस के ऑर्डर भी हैं, फिर पावर के भी ऑर्डर हैं, अब वो तरह तरह काम कर रहे हैं, अब वो न्यूक्लियर पावर में काम कर रहे हैं, तो मॉडल पूरा चेंज हुआ, तो अब वो रिवाइवल परफॉर्मेंस करें। ऐसे ही क्या बिजनेस में जो शिफ्ट हुआ है, मिड कैप की रैली का ये ब्रेस है क्या, ये आपसे सवाल है। नहीं, काफी सेगमेंट्स में आप देखिए, जैसे ये तो एक एग्जांपल था, हाँ, ऐसा ये बहुत जगह पे हुआ। आप टेक्सटाइल सेगमेंट में देख लीजिए, मतलब स्टॉक पिटे हुए थे, अच्छी कंपनीज हैं, रिकवर हुई, वापस आई। आईटी में भी थोड़ा बहुत हुआ, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने देखा छोटी कंपनीज थी जिनके मॉडल्स अच्छे थे पर वैल्यूएशंस पिटी हुई थी, वो वापस रिकवर होके कैचअप हुई हैं। इंटायर PSU सेगमेंट में कहूँगा, PSU बैंक से लेके डिफेंस स्टॉक्स हैं गवर्नमेंट के, पिटे हुए थे क्योंकि लोगों ने उनको कोई होप ही नहीं थी कि ये तो सरकारी स्टॉक है, इनका तो कोई दम नहीं है, ये तो सरकार भी बेच नहीं पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट का डाइवर्समेंट प्लान चल रहा था, हर साल अंडर अचीव करते थे। पर अब वही हवा बदल गई। अब लोग कह रहे हैं कि इनके पास स्केल है, इतना बड़ा काम कर सकते हैं, अगर GDP बढ़ना है तो कैपिटल गुड्स बढ़ाने पड़ेंगे, स्किल्स किसके पास हैं, इनके पास ही हैं, और गवर्नमेंट प्रेफरेंस देगी इनको काम में। तो ये पूरा जो मार्केट का भी नैरेटिव है ना, कई बार नीरज जी, स्टॉक चलता है तो नैरेटिव बनता है, होना उल्टा चाहिए कि पहले मैं कहना नहीं चाहता, आपने कह दिया। इसमें कहना क्या, भाव के खिलाड़ी हैं लोग भाव के देख रिपोर्ट बना देते हैं। भगवान। बिल्कुल। वो स्टॉक चलता है तो फिर नैरेटिव बनता है, फिर वो नैरेटिव लोगों को पसंद आ जाता है, फिर वो कहते हैं कि हाँ ये तो एकदम ठीक है, तो ऐसा क्या है और ढूंढे। तो वो सेगमेंट जो है वो बड़ी जल्दी फ्रॉथी हो जाता है क्योंकि इतने सारे लोग आ जाते हैं, फंड आ जाते हैं, और ये लिक्विडिटी ज़्यादा होती नहीं इन स्टॉक्स में। फ्रेंकली सरकार बेचेगी नहीं, तो सबको मालूम है कि जो 25 से 50% आउटस्टैंडिंग है उतना ही है, और उसमें भी अगर फंड्स ने ले लिया तो और लिक्विडिटी कम होती जाती है। तो एक वो डर हमेशा रहता है कि नैरेटिव इतना जल्दी कैसे पलट गया। पर फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप उन स्टॉक्स को तो देख रहे हैं कि हाँ ये क्या हो सकता है जब ये कैचअप रैली होती है और आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, आपने बेचा नहीं, जैसे आपने कहा 75% गिर गया फिर भी बेचा नहीं, तो आपका पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न बनेगा। जैसे आपने देखा है 3000 के लेवल पे था और 3000 का अब वो 12,000 हो गया, तो 4 गुना हो गया वो। पर जिसने रखा उसको 4 गुना मिला, वो और 4 गुना बुरी रिटर्न नहीं है किसी भी मार्केट में। बिल्कुल। तो अगर अच्छा स्टॉक नहीं, वो लंबा टाइम फ्रेम वाली प्लेट दिखाया तो ये बहुत 2-3 साल के फ्रेम में ही घूम रहा है, घूम रहा है। बिल्कुल 8 से अब तक होल्ड किए होते तो अभी तो 40,000 है। चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूं, तो फिर तो 11 गुना हो गया आपका पैसा। पर आपको फिर ट्रेडिंग करके निकल नहीं जाना चाहिए कि अब सिर्फ प्राइस के बेसिस पे रिएक्शन नहीं देना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप में। मेरा ये कहना है कि अगर बहुत तेज चल गया तो आप ये कहेंगे अरे ये तो अच्छा ही है तो इसको ले लो, या कोई गिर गया तो आप डर के निकल जाएं। वो खतरे वाली चीज है मेरे हिसाब से। अरुण जी, एक चीज़ और आप समझाइए, चूंकि ये बात आपने सही कही कि बहुत कई बार फ्रेंजी हो जाती है। मैं एक स्टॉक का नाम ही नहीं ले रहा हूँ मैं, उसका कोई रेवेन्यू जीरो है उसका, और स्टॉक में 2 दिन सर्किट लग चुका पर, किस लिए? क्योंकि बाकी सब चल रहे हैं, वो भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए जब आप मिड कैप की दुनिया में जाते हैं। जो आजकल हमारे नए 10 करोड़ पार हो गया सर नंबर, एकदम से 10 करोड़ के ऊपर हो गए अपने डीमेट वाले सब। तो वो बड़ी संख्या आई। 2 करोड़ था कोविड के पहले, 2 करोड़ थे। क्या ग्रोथ है, मतलब 5 साल में 5 गुना हो गया है आपका, रुक नहीं रहा है अभी भी रुक नहीं रहा, डेली बेसिस पर रहे हैं, अभी तो और बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो नए लोग आए हैं इनको एजुकेट होना चाहिए कि बॉस मिड कैप की दुनिया बहुत बड़ी है, ऊपर से 250-300 छोड़ के बाकी सब मिड कैप स्मॉल कैप ही है। तो इस यूनिवर्स में जो आदमी एंट्री ले रहा है वो पहला कदम रखते ही उसको क्या समझदारी करनी चाहिए पहले, जिससे कि वो फंसे नहीं। ये जो स्मॉल मिड कैप जो ये सेगमेंट है ये साइकिल्स में मूव करता है। अगर आप देखें तो एक साइकिल आएगी, बहुत डल फेस आ जाएगा। अगर आप यही प्राइजेस मार्च में ले लेंगे तो वहां से चीजें 40-50 से लेके 100% ऊपर है। तब किसी को मिड कैप्स को हाथ नहीं लगाना था। नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ओपनिंग भी बिल्कुल डल फेस में थे। अब जब मार्केट बढ़ रही है तो लोग डीमैट अकाउंट्स खोल रहे हैं, रोज ट्रेडिंग कर रहे हैं और स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। मार्केट का 30-40% हिस्सा मुझे लगता है कि फ्रॉथ में बहुत जल्दी आ जाता है, स्पेशली स्मॉल और मिड कैप्स में।
दूसरा एक रीजन लोगों को क्यों लग रहा है, क्यों हमारा ये टॉपिक है कि स्मॉल मिड कैप कहीं फ्रॉड तो नहीं आ गई, कहीं बढ़ तो नहीं गए, क्योंकि लार्ज कैप्स ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। जो क्वालिटी जिसके पास था, हम कहते थे क्वालिटी चाहिए, एचडीएफसी बैंक चाहिए, कोटक बैंक चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस 3 से 5% है, या मुझे लगता है 2 साल के अगर बेसिस पर देखें तो वो वहीं के वहीं है, जबकि 15% 20% ग्रोथ आ रहा है। वाइल जबकि जो स्मॉल मिड कैप है, जिनका आप प्रमोटर को आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं है, वो स्टॉक 50%, 100%, 200%, 300% बढ़ चुके हैं। वहां पर आदमी को रिस्क लगता है और एक्चुअली थोड़ा सावधान होना भी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसे टाइम पर 10 में से 2-3 स्टॉक स्मॉल मिड कैप्स में मल्टीबैगर बन जाएंगे, बट जो बाकी 7-8 हैं वो आपकी कैपिटल खो जाएंगे। तो आपको सावधान होकर चलना पड़ेगा। और यहां से लार्ज कैप्स अगर आप मुझे पूछें तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप में डिफरेंशियल, लार्ज कैप क्योंकि परफॉर्म नहीं करे हैं तो इस वक्त ऑन अ रिलेटिव बेसिस चीप लग रहे हैं। बट अगर आप 2 साल देखें और ग्रोथ फैक्टर इन करें तो जैसा कि आपने कहा कि स्मॉल मिड कैप 24-25 के पीई पे है, बट कुछ उन स्मॉल मिड कैप में ग्रोथ काफी फैंटास्टिक है। तो अगर आप ग्रोथ का फैक्टर ऐड करेंगे तो ओवर 2 ईयर बेसिस जो अच्छी कंपनी स्मॉल मिड कैप स्पेस में है वो आपको एक्सपेंसिव नहीं लगेगी। सिर्फ आपको वो जो स्पेक्युलेटिव सेगमेंट है वहां से दूर रहना है। बट आप कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर जो अभी जिसने अभी डीमैट अकाउंट खुलवाया है वो कैसे आइडेंटिफाई करे, तो उसमें इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल हिस्ट्री, होप पे स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। बहुत लोग होप पे खरीदते हैं। पर एक मैं आप लोगों से भी फंड मैनेजर के नज़रिए से भी एक सवाल पूछने वाला हूँ, पंकज जी के पास। पंकज जी ये बताइए कि जैसे बड़े वाले तो नहीं चले, टीसीएस, इन्फोसिस को हाई से देखेंगे तो बल्कि नुकसान में, लेकिन उनके जो नीचे वाले हैं मतलब बी कैटेगरी नहीं कहना चाहिए, उनसे जो नेक्स्ट रन वाले हैं उनने तो धुआंधार तेजी दिखाई है। ये क्यों हुआ? तो ये भी एक मन में एक विश्वास बनाता है कि देखो भाई ऐसा है, आईटी को देख लो आप, परसिस्टेंट सिस्टम को देखो, कोफोर्ज का प्रमोटर सारा हिस्सा बेच दिया फिर भी स्टॉक चले जा रहा है। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है आदमी के अंदर, नहीं फोमो हो जाएगा, ले लो कोफोर्ज। ये जो मेंटालिटी, जो साइकी है, इससे कैसे डील किया जाए? क्योंकि यही मामला फिर सब जगह अप्लाई होता है। आदमी को लगता है कि अच्छा पावर सेक्टर में भी यही हो रहा होगा कि पहले बड़े वाले नहीं चल रहे हैं, उनके नीचे वाले सब वैसे ही हैं क्या? ये जो साइकी है मिड कैप की, वो कैसे ठीक की जाए? देखो नीरज जी, साइकी चेंज नहीं कर सकते। आई थिंक जो एक ह्यूमन साइकी है और जो एक ह्यूमन साइकी विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स या विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट अगर देखें, जो बेसिक साइकी ऑफ रिवर्स इकोनॉमिक्स है हमारी मार्केट्स में, इकोनॉमिक्स में, जितना स्टॉक ज्यादा मोमेंटम होगा, जितना ज्यादा महंगा होगा, उतने ज्यादा बायर्स आपको मार्केट में मिलेंगे एंड द रिवर्स होल्ड्स ट्रू। अगर स्टॉक की बहुत ज्यादा या मार्केट की बहुत ज्यादा पिटाई हो रही है, आई थिंक उतने ही कम मिलेंगे। एंड एब्सोल्युटली जो नॉर्मल जो एक मार्केट होती है या ह्यूमन मेंटालिटी होती है, उससे बिल्कुल रिवर्स चलती है। यही आज से थोड़े दिन पहले जब टमाटो 150-200 रुपए किलो थे, आई थिंक कंजम्पशन शायद काफी कर्टेल्ड हो गई थी एंड इट्स बैक टू 40-50 नाउ। आई थिंक कंजम्पशन बढ़ गई है। सो उस साइकी को नोबडी कैन चेंज दैट साइकी। रादर हम तो लोगों को ये कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम से लर्निंग या स्टडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ कंपनी, आप ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी काफी किताबें पढ़ी है। इफ यू कैन स्टडी ह्यूमन साइकोलॉजी विज़ इकोनॉमिक्स अच्छी तरह, मेरे को लगता है 40-50% किला आप वहीं फतेह कर लेंगे। सो दैट इज समथिंग विच वी कैन नॉट चेंज, वी हैव टू लिव विद इट एंड वी हैव टू सॉर्ट ऑफ वर्क विद इन दैट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। और 2-3 चीजें हैंगी। अगर हम देखें आज से 2-3 साल पहले, आई थिंक इवन क्वालिटी मिड कैप्स, let's forget about penny stocks and micro small caps, even quality mid caps were not performing और एक catching up game due था। अब वो catching up क्या पूरा हो गया है या अभी भी यहां से 15-20-25% बचा हुआ है? आई थिंक nobody knows that, but I think I am in a camp, मेरे को लगता है कि अभी वो फ्रॉथ वाली स्टेज नहीं पहुंची एंड वी कुड स्टिल कैरी ऑन विद द मोमेंटम एंड प्राइस राइज फॉर सम मोर टाइम। और जहां तक हम देखें मिड कैप में भी, अगर हम टॉप 100 स्टॉक्स को एक बार हम भूल जाएं, टॉप उसके नीचे जो 100 से 500-600 तक के जो अच्छे स्टॉक्स थे, आई थिंक वो काफी अंडर वैल्यूड हो गए थे पिछले 2-2.5 साल में।
और रीजन उसके क्या थे, आई थिंक थोड़ा समराइज करना इस टाइम मुश्किल है। जिस तरह हम देखें, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, फॉर लास्ट 1.5-2 years एवरीबडी वाज सेइंग कि भाई टेक्नोलॉजी अंडर परफॉर्म कर रहा है, नथिंग इज हैपनिंग इन टेक्नोलॉजी। बट उसके नीचे अगर हम मिड कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स देखें, फॉरगेट अबाउट द 10 टॉप आईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, उसके नीचे के अगर हम 20 मिड कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स देखें, दे हैव डन वंडर्स। अगर मैं देखूं, आई थिंक से मिड कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक लाइक केपीआईटी, मुझे ध्यान है जिस तरह से वो 400-500 रुपए से 1000 रुपए आया, देन अ वेरी लीडिंग ब्रोकरेज हाउस ऑफ यूएस, दे केम आउट विद अ रिपोर्ट कि यहां से बहुत महंगा हो गया एंड इट शुड करेक्ट सब्सटेंशियली। रिपोर्ट के बाद वो स्टॉक करेक्ट हुआ 20-25%, but again I think in just a matter of 5-6 weeks it is again back to those 52-week highs and lifetime highs. So that is the kind of liquidity that is driving the market, that is the kind of demand that is there in the market for quality products, quality stocks. और मेरे को लगता है डिमांड चलती रहेगी। पावर सेक्टर हम देखें, जिस तरह से डिमांड आई है, जिस तरह से एक वैल्यूएशन गेम चेंज हुआ है, और उसका एक सबसे बड़ा एक अगर हम देखें भागीदार या जिम्मेदार, आई थिंक गवर्नमेंट हैगी, हमारी गवर्नमेंट। जिस तरह से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हैगी, बहुत सीरियस गवर्नमेंट स्पेंडिंग है पावर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सीरियस स्पेंडिंग है, और एक स्टेबल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, दैट इज टू बी सीन। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, दे कैन सी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट स्टेबल प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, स्टेबल करेंसी मिली हुई है, ऑन अ रिलेटिव बेसिस आई थिंक हमारी करेंसी काफी स्टेबल हैगी। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है, क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। मैं बार बार दोहराता हूं, पिछले 3-4-5 सालों में काफी अच्छी हो गई आई थिंक, जिस तरह के आईपीओज आ रहे हैं, जिस तरह के एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। सो आई थिंक ये सब रिफ्लेक्ट कर रहा है, और मेरे को लगता है कि अभी जो अच्छे मिड कैप स्टॉक्स है, दे हैव सम मोर डिस्टेंस टू गो, बट उसके अंदर थोड़ा सा होमवर्क करें, चाहे वो प्रोफेशनल से बात करें, अपने ब्रोकर से बात करें, डिजिटल मीडिया पे देखें। जस्ट एक हर्ड मेंटेलिटी उससे बचना चाहिए, और माइक्रो कैप पेनी स्टॉक से बचना चाहिए। जी, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं कि एंट्री के बाद कब तक रुकना चाहिए, या एक सवाल मेरे मन में ये भी है अभय जी कि हम लोग शायद मिड कैप को ये बहुत सारे लोग इस नज़रिए शायद नहीं देखते होंगे, या आप लोग जरूर देखते होंगे कि गवर्नमेंट लेवल पे बहुत चेंजेस हुए हैं, और हम अभी भी उसी ओल्ड माइंडसेट पे बैठे हुए हैं कि नहीं यार, मार्केट में दो तरह से स्टॉक चलते हैं ना, एक तो कैचअप रैली की, ये चल गया तो हमको भी चलना है। एक वो होता है कि नहीं साहब, उधर दुनिया बदल रही है इसलिए चलना है आपको। तो मुझे लगता है सेकंड वाली थ्योरी बहुत प्ले अप हो रही है। जैसे बहुत सारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में बड़ी बड़ी तेज़ी आ रही है ना, या इवन डिफेंस में आप देखिए, अभी केवल अपने डिफेंस के बजट को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, कि ये लिए उसकी रैली है। अभी तो हमको बाहर कुछ मिला ही नहीं है कि फॉरेन से हमको बहुत ऑर्डर मिले हो एक्सपोर्ट के, ऐसा नहीं है। अभी हम केवल अपना 5-6% ही रिप्लेस करते हैं, तो वो बहुत बड़ी रैली है। तो क्या ये चेंज भी एक बहुत बड़ा प्ले है जो मिड कैप में हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं तुरंत। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका, और आज हम मिड कैप की जो बड़ी रैली मार्केट में चल रही है उसको समझने की कोशिश करें कि क्या इसमें हमको डर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रॉथ हो गया है इसलिए किसी समय कोलैप्स हो सकती है। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं मार्केट में, तो उसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करें कि इसकी कितनी सच्चाई है। अबे जी, अभी हम लोगों ने काफ़ी मिड कैप पे चर्चा की। अब मेरा सवाल ये कि प्रैक्टिकल वाला एकदम, कि किसी ने कहा कि नहीं मुझे मिड कैप में लेना है, तो वो स्टॉक लेगा, तो उसको क्या तय करना चाहिए? मान लो उसने वो सब देख लिया कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कैपिटल एलोकेशन भी ठीक है, धंधा भी सही चल भी रहा है उसका, लेकिन आजकल पेशेंस देखो सर बहुत रह नहीं गया। ईमानदारी की बात हूँ, अभी कोई आदमी 5 साल के मूड में नहीं। मैं तो कॉलर शो करता हूँ एक रोज 10:30 बजे, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई मिलता जो कहे मैं 5 साल के लिए आपसे व्यू लेना चाहता हूँ। मैक्सिमम 1 साल 1.5 साल, बहुत खींच के मैंने फोर्स किया तो 2 साल भाई, इससे ज़्यादा नहीं। तो मान लो 2 साल 2.5 साल किसी का व्यू है, तो वो क्या सोच के ले कि हमको इतने रिटर्न पे निकल जाना है या हमें इतने टाइम ही इसको देना है, क्या कैसे उसको प्ले करें? नीरज जी, उसमें अगर 2-2.5 साल का व्यू भी खराब नहीं है मेरे हिसाब से। बस आप उसमें भी एक साइकिल प्ले कर सकते हैं, और मार्केट में अगर आप साइकिल ठीक से प्ले कर सकें तो उसमें अच्छा पैसा बनता है। और साइकिल प्ले करने के लिए भी इन्वेस्टर्स को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे भी जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी कारोबार से किसी से जुड़े होंगे, कहीं से देख रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। और मैंने देखा है कि अगर आप एक उस समय आइडेंटिफाई कर सके जो स्टॉक को, जब इंडस्ट्री एकदम बॉटम ऑफ साइकिल है, लोगों ने होप छोड़ दिया। जैसे पावर की बात करें, आप पावर की बात कर रहे थे, लोगों ने होप छोड़ दिया कि पावर तो इंडिया में इतनी चोरी होती है, ये तो सरकारी कंपनी है, पैसा बन ही नहीं सकता। पावर कंजम्पशन का जो बढ़ रहा है यूनिट
कंजम्पशन महीने महीने इसलिए भी बढ़ रहा है कि चोरी बंद हो गई है। तो जो चोरी का जो डेटा है अब वो उसमें आ रहा है, नहीं तो वो पहले आता ही नहीं था। पावर प्रोड्यूस उतना ही हो रहा था, थोड़ा ज्यादा हो रहा है ऑब्वियसली, पर जो चोरी हो जाती थी वो प्लग हो गई कि अब आपने डिजिटल मीटर लगा दिए, सिक्योर मीटर लगा दिए, अब आपने प्रीपेड मीटर लगा दिए हैं, तो उसकी वजह से जो चोरी वाला काम था वो बंद हो गया। तो ऑब्वियसली जो दोनों जनरेटर, जो पावर जनरेटर्स हैं प्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, दोनों का फायदा हो रहा है। तो अब ये इंडस्ट्री एक टर्न अराउंड हुई, वो देखा अब जो उस इंडस्ट्री में था वो समझ रहा है, उसको दिख रहा है ये चेंज हो रहा है। उस टाइम वो देख रहा है कि ये स्टॉक फिर भी पिटे हुए हैं। तो 2-2.5 के साल के 3 साल के व्यू से अगर आप साइकिल पकड़ सके अच्छी, आपको दिख रहा है कि ये इंडस्ट्री में साइकिल चेंज हो रही है, ये सेगमेंट है ऐसा जो मार्केट नहीं देख रहा है, पर मुझे लगता है कि 2-3 साल में ये कैचअप करेगा। एक तो ये 8-9 टाइम के पी मल्टीपल पे आ गए ये स्टॉक, जो कि 25-26 के होने चाहिए। तो एक तो वो मेरा मल्टीपल एक्सपेंशन होगा, प्लस इसकी अर्निंग्स ग्रो होंगी 10-15-20% अगले 3 साल में। तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये स्टॉक ₹1 का ₹4 हो जाएगा 3 साल में। तो वो अच्छी बेट्स हैं, पर सिर्फ भाव देख के अगर आप जा रहे हैं कि ये भाव बढ़ गया है तो ये अच्छा है, तो उसमें आप लेट हो जाएंगे। चलती गाड़ी पकड़ना है, खड़ी पकड़ना है, या जब चल पड़े तब पकड़ना है? जब उल्टी चल रही हो तब पकड़ना है। सर ये बहुत हिम्मत वाला काम है, हिम्मत वाला काम है, पर आपको अगर मार्केट में पैसा बनाना है तो ऐसे ही बनता है फिर कि आप एक कॉन्ट्रा बेट लेनी पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि सारा मार्केट एक तरफ जा रहा है, क्योंकि मार्केट में कंसेंसस जो है, सबकी सहमति, वो बड़ी महंगी चीज है। आप उसके लिए बहुत ज्यादा पे करते हैं और वो फिर आपकी रिटर्न कम करता है। करेक्ट। तो सहमति का प्राइस ना पे करें, क्राउड ट्रेड नहीं लेना है। नहीं वो, क्योंकि अब चल गया, अब वो जितना चल रहा है उतना अपने टारगेट से पास आता जा रहा है, तो आपकी रिटर्न उतनी कम हो रही है, तो उसमें क्यों घुसना? आप दुखी ना। सेकंड हैंड कार खरीद सकते हैं, 10 हैंड वाली थोड़ी लेंगे, 25 बार बिक चुकी है अब मैं खरीदूंगा। हाँ बिल्कुल, उसमें दम नहीं है उसमें। उसमें चल गया, सबका पैसा बन गया। पैसिव को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ? पैसिव को हिंदी में क्या कहा जाएगा? जो कुछ काम नहीं करना चाहता। आलसी। अरुण जी, मिड कैप में ये अभी जो ज्ञान दे रहे थे ना अभी जी, इसका मतलब बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आलसी लोगों के लिए मिड कैप नहीं है ना, मेहनती लोगों के लिए। देखिए, चतुर चपल कब एग्जिट करना चाहिए? एग्जिट करना बहुत डिफिकल्ट है। एग्जिट करना इज डिफिकल्ट देन एंटरिंग इनटू अ स्टॉक। आपका 20% ऊपर बन गया, अब आप निकले, 50% ऊपर निकल के बन गए, डबल हो गया तब निकले, और उसके बाद भी कई बार स्टॉक 4-4 गुना होते हैं। और अगर आप निकलते रहेंगे अच्छी क्वालिटी स्टॉक से, तो कभी आपके पास मल्टी बैगर होगा ही नहीं, नंबर 1। दूसरा, अगर आप निकलते रहेंगे, आपके पास एक री इन्वेस्टमेंट रिस्क आ जाता है। आज आपने कोई स्टॉक बेच दिया, अब आपके पास कैश आ गया, फिर आप किसी और स्टॉक में जाएंगे, और ये मान के चलिए मार्केट में लिमिटेड क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं। अगर आपने क्वालिटी स्टॉक्स छोड़ दिया और आप उसको बेच के जो नहीं चला या कुछ और खरीद लिया, वो आपका इंफीरियर क्वालिटी है और वो तो चलेगा ही नहीं, और आप उल्टा पड़ जाएगा। तब वो पहले वाला और जोर से चलेगा। पहला और जोर मतलब 90% चांस है कि जिसको आपने अभी बेचा वो और जोर से चलेगा। आप सर पटक लो, यार क्या गलती कर दी मैंने। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए आपने जब खरीदते हैं ना, तब आपकी क्या कन्विक्शन थी, क्या एक्सपेक्टेशन थी, वो आपको पकड़ के रखनी है। जब तक वो मीट हो रही है, हाँ, या फिर बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ जाए प्राइस और वैल्यू में, तब आप बेच दीजिए। अदरवाइज अच्छी क्वालिटी स्टॉक को आपको वोलेटिलिटी राइड करनी पड़ेगी और आपको लंबे टाइम तक होल्ड करना चाहिए। इसमें एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा इन्वेस्टर्स के लिए। एक काम वो ये कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको सारा कुछ बेच देना है। समझिए आपने एक स्टॉक लिया, आप डबल हो गया, आप उसको एलोकेशन कम कर दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कहीं और डिप्लॉय कर लीजिए। तो अब दोनों सवार हैं, मतलब आपका पुराना वाला भी चल रहा है जो कन्विक्शन है, प्लस आपने थोड़ा रिस्क कम किया, प्रॉफिट बुक किया, उसको रीडिप्लॉय किया। तो ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जो कि, और मिड कैप स्मॉल कैप ऐसा स्पेस है नीरज जी जहां पे इन्वेस्टर्स को हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि डेटा पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जिसमें कम से कम भी 20 से 25 स्टॉक हों, तो उनके लिए सेफ है वो। मतलब फिर मैं देखूं कि पोर्टफोलियो में रिस्क रिटर्न है, डाइवर्सिफिकेशन से कम हो जाती है। तो हाँ, एक जगह एकदम, हाँ, और रेगुलरली प्रॉफिट बुक करके, आई थिंक वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप रेगुलरली। मैंने कहा कि पैसिव लोगों के लिए है ही नहीं, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी आपको। हाँ, आपको जी, पैसा बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अदरवाइज पैसिव फंड आज तो शो देख लें, आवाज अड्डा देख लें फिर। ये तो शो इसी बात का प्रॉमिस है, मेहनत करना पड़ेगा आपको भाई। देखो, बिना कुछ काम किए तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा सोच रहा था और ग्रीडी हो जाता है। मैं भी रिटेल इन्वेस्टर टाइप ये सोचता हूँ अपने शो के समय। पंकज जी की बात, पंकज जी कुछ है अभी आइडिया इन द सेंस कि आप स्टॉक का नाम न ले, हम लोग नियम कायदे में बंधे हुए,
कहीं आपको दिखती है सेक्टोरल अपॉर्चुनिटीज या कुछ पॉकेट जो राइजिंग हो जहाँ पे लोगों को अभी ध्यान देना चाहिए? आप लोग बार बार ये कह रहे हैं ना कि अभी सब कुछ महंगा नहीं हुआ, तो अभी कहाँ सस्ता, वो बताओ आप। देखो नीरज जी, खैर अंडरलाइन स्टेटमेंट है कि शायद बहुत सस्ता तो अब कुछ भी नहीं बचा। आई थिंक उसकी खोज जारी हैगी। और जहां तक आप भी इससे पहले अब हम बात कर रहे थे अपने कलीग से कि भाई किस तरह की साइकोलॉजी मार्केट में रहनी चाहिए। बहुत एक सिंपल साइकोलॉजी है, राइट द विनर्स क्विट द लूजर्स। बात इसको इंप्लीमेंट करनी या काम इस पे अमल करना बहुत ही मुश्किल रहता है। जनरली अदर वे राउंड हो जाता है, 10-20-25% आदमी कमा के निकल जाता है और जो लूजर है वो तो उनके साथ बैठा रहता है। बट आई थिंक स्पेक्ट्रम ऑफ मिड कैप स्टॉक्स लिए जाएं, अच्छे मिड कैप स्टॉक्स लिए जाएं और उसके अंदर लूजर्स को छन्नी करके निकाला जाए और जो चल रहे हैं उनको चलने दे। क्योंकि आई हैव सीन, मैं प्रैक्टिकल बेसिस पे नीरज जी रोज देखता हूं, वी हैव अ स्पेक्ट्रम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। दिक्कत बिल्कुल जैसे हमारे कलीग बोल रहे थे, दिक्कत बेचने में है। अगर कोई लार्जर क्वांटिटी भी लेके चल रहा है, आई हैव सीन सो मेनी इंस्टांसेस, उसका 25% भी वो बेच देते हैं और वो और लेवल ऊपर चला जाता है। उस इन्वेस्टर को 75% जो बचा हुआ है उसकी खुशी नहीं होती, उसको इस बात का ज्यादा गम होता है कि मेरे 25% शायद थोड़े कम में बिक गए। आपको ध्यान होगा 3 इडियट पिक्चर कि आपको शायद इस बात का ज्यादा गम होता है कि आपके फ्रेंड के बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ गए, बजाय इस बात की खुशी कि मैं भी फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया हूं। सो आई थिंक दैट इज समथिंग टू डू विद साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट और हर टाइम रहेगी। जहां तक आपका कोर सवाल था कि कहां अभी भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अभी भी वैल्यू है, जहां पर अभी भी सेफ्टी नेट हैगा, जैसा कि मैं कार्यक्रम के बीच में कह रहा था, आई थिंक एक ऐसा सेक्टर जो अभी हमने जो अब हम थोड़ा सा अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, दैट इज पेपर सेक्टर। हमारे को लगता है कि इस सेक्टर में अभी भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं हुई है। और जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि आने वाले वक्त में, आने वाले 1-1.5 साल में हमारा यह मानना है कि इसमें कंजम्पशन पैटर्न बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। नई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सेटअप नहीं हुई है और जो छोटी छोटी कोविड से पहले या कोविड के बाद, आई थिंक गुजरात में एक ऐसा फिनोमिना आया था, बहुत सारी बोर्ड्स की या पेपर्स की इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, काफी सारी बंद भी हो गई है। सो एक शॉर्टेज भी हैगी। सो आई थिंक दिस इज वन इंडस्ट्री, वन सेक्टर जहां हमारे को लगता है कि आने वाले 3 से 6 महीने 9 महीने में अच्छा पैसा बन सकता है। एंड देयर आर मेनी क्वालिटी नेम, मैं नाम नहीं लूंगा इस टाइम, बट वो जो टॉप के 5-7 अच्छे पेपर स्टॉक्स हैं, आई थिंक दैट इज वन सेक्टर विच कंटिन्यूज टू डू वेल। ओके, शायद लिंक में कोई दिक्कत आ गई तो अच्छा, नाम तो नाम नहीं जरूरत क्या, आप तो इतने सारे पैरामीटर आप लोगों ने बता दिए हैं। अपना उस सेक्टर में जाइए और लगाइए खांचा, मिल जाएगा आपको। अरुण जी, क्या इस समय आपको दिखती वैल्यू और सेक्टोरली कहीं पे आपको लगता है कि यार ये एक थीम डेवलप हो रही है, इसको ध्यान देना चाहिए? आई थिंक जैसा पंकज जी ने कहा कि कहीं भी अंडर वैल्यूएशन अब नहीं रही है, जो बट कुछ पॉकेट्स अभी भी रह गए हैं। आई थिंक फाइनेंशियल्स एक ऐसा सेक्टर है जो कि अच्छा करेगा। अच्छा क्यों करेगा? जैसा कि आपने बताया, पहले क्रेडिट ग्रोथ पहले इस बुल साइकिल में 28% था, अभी 16 है। सिस्टम पूरा डीलेवरेज हो चुका है। लोगों के बैलेंस शीट में कहीं भी, कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट में डेट नहीं है। नाउ दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज कि कहाँ कैपेसिटी एक्सपेंड करें, कहाँ कुछ करें, तो वहां पर फाइनेंशियल सेक्टर में काफी अच्छा ग्रोथ आएगा। दूसरा है आईटी। आई थिंक आईटी का मेरे ख्याल से लास्ट क्वार्टर होना चाहिए जहां पे आपको सॉफ्टनेस दिखेगी, क्योंकि आईटी एक सर्विसेज भी है बट एक एनेबलर भी है। अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आप अपना आईटी सॉल्यूशन को ज्यादा डिले नहीं कर सकते, नहीं तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। तो ये क्वार्टर के बाद आपको आईटी में नंबर्स यूएस मार्केट से, जिन जिन का यूएस पे डिपेंडेंस ज्यादा है, वहां पे आपको बेटर नंबर्स दिखेंगे। और एक और मैं पॉइंट कहना चाहता हूं कि पहले जो ना चाइना था मैन्युफैक्चरिंग में आगे था, अब टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है, बट चाइना प्रोटेक्शनिज्म के लिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वहां से थोड़ा टेक एक्सोडस हो रहा है। तो लोग टेक कंपनीज को या ऐसी कंपनीज को जो जैसे चाइना +1 स्ट्रेटेजी थी केमिकल्स में या फार्मा में, अब वो टेक एक्सोडस कुछ ना कुछ इंडियन कंपनीज उसको कैप्चर करेंगी। तो वहां पर टेक्नोलॉजी कंपनीज स्मॉल मिड कैप स्पेस में ग्रोथ आपको देखने को अच्छा मिलेगा। और यूएस मार्केट पे जो डिपेंडेंट है, मुझे लगता है ये लास्ट क्वार्टर है। ये 2 सेगमेंट। और तीसरा, जैसे जो आपने अभी किया, हम सब ने जिक्र किया, अभय जी ने भी जिक्र किया कि गवर्नमेंट का कैपेक्स स्पेंडिंग बहुत हो रहा है, उसमें जो मिड कैप सीमेंट है वो अभी मूव नहीं किया है। वो कंपनीज हमें जरूर देखनी चाहिए मिड कैप। ये कुछ सेक्टर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब चाइना की बात की तो मैं बता दूं, आप लोगों को पढ़ा ही होगा, एप्पल फोन बैन कर दिया उन्होंने ओवरनाइट।
वहां डेल ने कहा है कि हम नेक्स्ट 1 ईयर में अपनी सारी चिप रिक्वायरमेंट चाइना से बाहर ले जाएंगे। ये जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, इसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई इंडियन कंपनी, हमारा भारत महान, वहां आपको जरूर कहीं ना कहीं दिखेगी, कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा, वहाँ पे टोटल मैंने आज सुबह पढ़ रहा था, करीब 6 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट एनेबल्ड, बैग्ड, फाइनेंस्ड लोग हैं, वो सबके ऊपर बैन लग गया है। इतनी तो यूके की पॉपुलेशन है। $200 बिलियन मार्केट कैप गिर गया उसके बाद एप्पल का। तो अगर मैं मान के चलूँ कि इसमें से 20% लोग ही केवल आईफोन यूज करते हैं, तब भी बहुत बड़ी संख्या हो बहुत बड़ी जाएगी। सोचो, मतलब ये तो ट्रेडमार्क टाइप का चल रहा है चाइना और अमेरिका। अच्छा, उन्होंने एक हुआवे एक फ़ोन बनाया बहुत अच्छा सा, हाँ, उसके अंदर वही वाली चिप डाली है जो उनको वहाँ से मिलती थी अमेरिका से, और काफ़ी सस्ता है वो। सस्ता भी है। सस्ता तो उनकी यूएसपी है। हाँ। आप कहाँ नज़र बनाए हुए हैं? ये मेरी मेरे फेस्टिवल भी आ रहा है, हाँ, जूते, कपड़े लत्ते, कार, घड़ी, सोना, चांदी, इतनी सारी चीज़ें बिकेंगी। हाँ, वो तो सब बिकेगा। पर मेरी नज़र है जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो मार्केट कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है इस समय, और वो सेगमेंट ऐसा है कि जो आप कुछ भी डिजिटल इकोनॉमी ले या डिजिटल टेक्नोलॉजी ले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 65% ऑलमोस्ट कंट्री का जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, वो है एग्रीकल्चर सेगमेंट। और इसमें काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट का भी ये ध्यान है कि फार्मर की जो इनकम है वो बढ़े। मतलब सारी कोशिश है कि आप उनको एमएसपी बढ़ाइए, उनका जो लॉस होता है चेन में कि फार्मर को मिले 5 रुपए, वो मार्केट में बिका 50 रुपए, वो भी कम हो, फार्मर को ज़्यादा मिले, डिस्ट्रीब्यूशन चेन नैरो। तो उसके वजह से, और दूसरी तरफ हम देखें जनसंख्या बढ़ रही है, लोग खाने वाले बढ़ रहे हैं, और जो वो खाना चाहते हैं उसकी भी क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। तो एग्रीकल्चर आउटपुट इंडिया का बढ़ेगा, और ये इंडिया का बढ़ेगा, और ये ग्लोबल प्रॉब्लम भी है। आप देखा, राइस बैन कर दिया इंडिया ने कि आप बैन, और उसकी वजह से हाहाकार मच गया यूरोप में और यूएस में कि इंडिया से राइस नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया राइस का सप्लायर था। शुगर के प्राइसेस आप देख लीजिए 6 साल की पीक पे हैं। तो ये जो है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो भी कंपनीज हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सरकारी, प्राइवेट, जो केटर करती हैं फार्मर का आउटपुट बढ़ाने के लिए, और उसमें बेसिक कमोडिटी हम ले लें, बेसिक चीज़ें हैं जैसे आपके पंप्स हैं, या फिर फर्टिलाइज़र है, हर्बिसाइड है, वीडीसाइड है, ये सब कंपनीज एकदम, मुझे लगता है ये पूरा सेगमेंट पिटा हुआ है, क्योंकि कोई इन्वेस्टर देख ही नहीं रहा है इनको। तो मुझे लगता है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है बड़ा पैसा डिप्लॉय करने की इस सेगमेंट में, जो फार्मर्स की इनकम को बढ़ाए और जो एग्रीकल्चर आउटपुट है उसको बढ़ाए। क्योंकि इसमें आप कुछ भी डिजिटल टेक्नोलॉजी ले, खाना तो खाना ही है ना आपको, आप उसको, मैंने कहा ना, जब तक प्लास्टिक के चावल नहीं बनते तब तक तो वो चलते रहेंगे, चलता रहेगा। और अगेन जैसे पावर सेक्टर में रिफॉर्म हुए तो उसका हमने फायदा देखा, डिफेंस में रिफॉर्म हुए, कैपेक्स में रिफॉर्म हुआ, तो एक गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है कि फार्म इनकम बढ़े। मतलब आप अभी फाइनेंस मिनिस्टर के लेटेस्ट इंटरव्यू पढ़ रही है, उन्होंने कहा क्लियरली कि फ्रिक्शनलेस लेंडिंग होनी चाहिए फार्मर्स को। मतलब उनका एग्जैक्ट मतलब फ्रिक्शनलेस लेंडिंग। तो जो फाइनेंशियल लेंडर्स भी हैं जो फार्मर को डायरेक्टली लेंड कर सकें, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक बड़ा सेगमेंट है जो अब क्रिएट होगा, मुझे लगता है अगले 3 साल में, 4 साल में, जहाँ पे फार्म इनकम बढ़ने की वजह से और आउटपुट बढ़ने की वजह से जो भी सप्लायर्स हैं उसमें उनको सबको फायदा होगा। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की। देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 8-9-10 साल, 9-9.5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करा लिया। बड़े जो इश्यूज थे उनको काफ़ी हद तक उन्होंने डील कर लिया है। लेकिन जो लार्ज पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर, वो 3 बिल भी वापस करने पड़े थे मजबूरी में, उस सेगमेंट में भी बहुत कुछ हो नहीं पाया है। मुझे लगता है कि वो उनके लिए, अच्छा, वो पॉलिटिकली भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोट तो वहीं से मिलता है, इलेक्शन का भी टाइम है, इलेक्शन के टाइम है, तो वहाँ पे शायद ज़रूरत से ज़्यादा इनको ध्यान देना ही पड़ेगा, इनको क्या, किसी भी गवर्नमेंट को, क्योंकि वो लार्ज पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी है, तो वो होगा। तो भाई देखिए, 3-4 चीज़ें आपको आइडिया मिल गए होंगे कि अब आप थोड़ा मेहनत करिए। मैंने पहले बताया था, ये आलसी लोगों के लिए नहीं है। मिड कैप मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा तभी बनेगा आपका। अदरवाइज पैसिव फंड है ना, आजकल बहुत चल रहे हैं, नए नए खुल भी रहे हैं। ETF ले लीजिए, ETF ले लीजिए, सो जाइए फिर। तो ये तो हो गई चर्चा की बात। अब बताइए वीकेंड का प्लान। आपका फेवरेट टॉपिक। यस, इस बार आप पहले बताइए। हर बार आप हमसे पूछते हैं। मैं तो OTT वाला आदमी हूँ, मैं मतलब कंजूस आदमी हूँ, मैं सिनेमा हॉल जाऊंगा नहीं। तो अब जो आज की फिल्म आई है वो 2 महीने बाद आएगी, तो मैं 2 महीने बाद देखूंगा। मन बहुत है कि रिव्यू लिखूं उसका, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं 1.5 डे करके एक फिल्म है उसको देखूंगा।
OTT पे है? OTT पे। अच्छा, ओके। तो ऐसे मैंने 3-4 ढूंढ के रखी हैं, हाँ। हॉलीवुड की हैं सब, तो उसको मेरा प्लान है कि उनको जरा देखा जाएगा। आपका क्या प्लान है? मुझे लगता है मेरे बीवी बच्चों ने PVR के शेयर्स खरीदे हुए हैं, क्योंकि जितना मेरा खर्चा कराते हैं वो वहाँ पे ये मतलब तो आप ना इधर खर्च करके इधर वसूली भी कर लेते हैं। मुझे लगता है वो लोग करते हैं ऐसा, मुझे बताए बिना, क्योंकि हर वीकेंड आजकल वहीं जा रहा है। तो वो एक शाहरुख खान की पिक्चर आई है जवान, तो वो देखने जा रहे हैं इस weekend। तारीफ सुनने लोगों की, जाके पता चलेगा कितना सच है और कितना सोशल मीडिया है। मतलब मैंने क्या, मतलब मैं फाइनेंसर ढूंढ रहा हूँ एक वो फ्राइडे लोन लेना पड़ेगा लोगों को, मुझे लगता है। ये तो क्राउड फंडिंग करूंगा मैं, और मैं फिर इसका रिव्यू लिखूंगा। आप क्या करेंगे सर वीकेंड में? हमारा भी आप जैसे बिल्कुल OTT रिलैक्स करेंगे, और OTT में एक दो कोई सीरीज या कोई मूवी, एक फेवरेट अपना पिक्चर हॉल नहीं जाएंगे? पिक्चर हॉल तो अभी तो वैसे हाउस बुकिंग फुल चल रहा है। हाँ। और एक बिलियंस करके एक है, बहुत अच्छा है मार्केट वालों के लिए, तो और बढ़िया है। बढ़िया है। देखना चाहिए कि US मार्केट कैसे होती है, कैसे हेज फंड मैनेजर्स काम करते हैं, वो मेरा चल रहा है। मिड सीरीज है और वो काफी एडिक्टिव है, तो कोशिश करूंगा कि काफी उसका मेजर प्रोपोर्शन इस वीकेंड खत्म करने की। तो जनरली वीकेंड का यही प्लान रहता है आपका कि ये इस बार है? नहीं, ये रहता है थोड़ा बाहर चले जाओ, एक डिनर कर लो फैमिली के साथ, थोड़ा आउट। अबे जी तो कभी जूडो कराटे करने भी चले जाते हैं। हाँ ये अरुण जी को मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, मेरे साथ में एकदम फैमिली पर्सन है ये, और इनके साथ इतना मजा आता है डिस्कस करने में। वीकेंड पे इनके पास फुल फुर्सत रहती है अपने दोस्तों के लिए। और हमारी क्रिकेट टीम है, उसमें सबसे यंगेस्ट एंड मोस्ट एंथुजियास्टिक प्लेयर है ये। इसमें कोई शक नहीं है। देखो एक महीने US घूम के आए। अच्छा, पंकज जी के पास कोई चॉइस हमको लगता है नहीं, क्योंकि वो उधर G20 चल रहा है ना, क्या करेंगे? OTT अब देखना बंद है, घर पड़ेगा। पे ही रहना पड़ेगा। पंकज जी घर पे क्या करेंगे? नहीं नीरज जी, आई थिंक यू आर पार्शली रॉन्ग। ऐसी बात नहीं है। बड़ा सॉलिड तरीके से डेली डेक्ड अप है, एंड आई थिंक आई वोंट वेस्ट माय टाइम इन अ PVR मूवी फॉर 3-4 आवर्स या घर पे। आई थिंक जहां जहां अलाउड है, अपार्ट फ्रॉम द ल्यूटियंट जोन, आई थिंक काफी सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर काफी अलाउड है। और इस टाइम इतना ट्रैफिक कितना कम है, इस टाइम इट्स सच लवली प्लेजर। इस टाइम अगर रोड्स पे गाड़ी लेके निकलो बहुत मजा आता है, और जिस तरह की होंगी, तो आई थिंक देयर आर मेनी प्लेस जो हम दिल्ली में विजिट कर सकते हैं। विजिट इन द सेंस, मैं 50 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कुछ विजिट करने को है, बट जिस तरह की सुंदरता इस टाइम निहार सकते हैं बिना ट्रैफिक के, बिना झकझक के, आई थिंक वो हम मतलब प्लान आउट ये सोचे खाली सड़क दिख गई है तो बढ़िया गाड़ी जोरदार तरीके से गाड़ी चलनी है, ऐसा मन क्या नहीं, आपका? बहुत तरीके से, मतलब जस्ट टू कंपेयर अ बिट, नीरज जी, आई एम अ बिग बॉम्बे फैन। मैं 4 साल बॉम्बे में रहा हुआ हूं, बट आई थिंक ऑफ लेट, आई थिंक इतनी ज्यादा डेवलपमेंट जिस तरह से बॉम्बे में हो रही है और जिस तरह का ट्रैफिक केओस है, आई थिंक दिल्ली इज फार अहेड। आई थिंक एक जो चीज दिल्ली और बॉम्बे में बहुत डिफरेंशियल हो गया है, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक इट इज टू बी सीन। और G20 में अब जो जिस तरह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया है, उससे और आगे हो गया है। सो आई थिंक हम दिल्ली की ब्यूटी एंजॉय करेंगे, दिल्ली की लाइट्स एंजॉय करेंगे, जिस तरह से लाइट्स और ग्रीनरी से डेकअप किया हो गया। आई थिंक जहां जहां पर अलाउड है वहां पर जाएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे, मजे करेंगे। वैसे इसमें कोई शक नहीं, दिल्ली इस समय बहुत खूबसूरत, जो भी अगर है दिल्ली में, बाई चांस गया हुआ है इस समय, तो उसको जरूर देखना चाहिए, बहुत खूबसूरत। और एक बात से पंकज से, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास। सर मैं तो वहाँ रहा हूँ, पढ़ाई भी की मैंने। अभी मैं जाता हूँ, रोड क्रॉस करने में डर लगता है, इतनी चौड़ी रोड है ना, अपने यहाँ वाली तो बिल्कुल एक झटके में पार हो जाती है, बट दिल्ली एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज फ्लाईओवर्स इतने बना, फ्लाईओवर्स काफी, अब नॉन स्टॉप रेड लाइट चाहिए ही नहीं, चलते जाते हैं बहुत बढ़िया बना है। तो चलिए भाई, वीकेंड एंजॉय करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, और हम लोग जवान की रिव्यू करेंगे बाद में देखने के बाद। और मिड कैप में अगर आपको निवेश करना है तो बहुत सारे सवाल हमने रखे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई आपके लिए ज़रूरी है। एकदम आंख बंद करके कहीं भी कुछ भी मत ले लीजिए, वरना आप फंस जाएंगे। इस शो की कोशिश वही थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।